नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और विजय चौक से ब्लैक एंड व्हाइट के इस स्पेशल एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुद्दा बड़ा है, देश की संसद गर्म है। आज सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कैसे आने वाले दिनों में देश की राजनीति शायद हमेशा के लिए बदलने वाली है। संसद का ये विशेष सत्र लोकतंत्र में आपके वोट की भूमिका को हमेशा के लिए बदल देगा। राजनीति का जो गुणा गणित आप दशकों से देखते आ रहे हैं, अब उसकी परिभाषा, उसके फॉर्मूले और उसका तौर तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। क्योंकि संसद में परिसीमन बिल पेश हो चुका है और इस पर जोरदार बहस जारी है। देश की आबादी 145 करोड़, लेकिन संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी? मात्र 13%। इसी असंतुलन को खत्म करने के लिए संसद में बिल पर चर्चा हो रही है। लेकिन इस ऐतिहासिक कदम में परिसीमन का वो पेच फंसा हुआ है जिसने उत्तर और दक्षिण भारत को राजनीतिक तराजू के दो पलड़ों में रख दिया है। विपक्ष सवाल कर रहा है कि क्या जनसंख्या नियंत्रण करने वाले दक्षिण भारतीय राज्यों को सजा मिलेगी? लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी वादा कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा। आज खुद को गरीब, पिछड़े और महिलाओं का ठेकेदार बताने वाले नेताओं और राजनीतिक दलों से एक कड़ा सवाल पूछेंगे कि जिन्होंने बाहुबलियों, दागियों, सबको 32% टिकट थमा दिए, उन्होंने महिलाओं को 10% के लायक भी नहीं समझा। आज हम ये भी पूछेंगे कि संसद में 33% आरक्षण वाकई आम महिला को सशक्त करेगा या ये सिर्फ सियासी खानदानों की बहु बेटियों के ही संसद पहुंचने का रास्ता बनेगा। और सरपंच पतियों और प्रधान पतियों की तरह क्या यहां भी पुरुषों को ही बैकडोर से राजनीति का एक्सेस मिलेगा? लोकतंत्र में हर वोट की ताकत बराबर होनी चाहिए, लेकिन ये नया परिसीमन भारत के नक्शे पर नए सियासी समीकरण किस तरह लिखेगा, आज हम इस पर एक विस्तृत विश्लेषण करेंगे। और देश की संसद में किस तरह की गहमा गहमी है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से आज हम बताने वाले हैं। इसके बाद आपको नासिक के टीसीएस दफ्तर में चल रहे धर्मांतरण के धंधे की दूसरी किश्त दिखाएंगे। आप हैरान रह जाएंगे। इसकी मास्टरमाइंड निदा खान के बारे में बताएंगे कि कैसे वो उत्पीड़न की शिकायत लेकर जाने वाली हिंदू लड़कियों को धमकाती थी। कहती थी बैठो, हिजाब पहनना सिखाती हूँ। सिर्फ लड़कियां ही नहीं, बल्कि हिंदू लड़कों को भी कलमा पढ़ने, टोपी पहनने के लिए मजबूर किया जाता था। सवाल टीसीएस पर भी है, जहां पिछले 5 सालों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले 5 गुना बढ़ गए हैं। क्या कॉर्पोरेट ऑफिस अब धर्मांतरण के इंटरनेशनल रैकेट का अड्डा बन रहे हैं? लेकिन आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत जब हम विजय चौक पर मौजूद हैं, तो इसी बात से करते हैं कि हम शायद देश की सबसे ताकतवर जगह पर इस वक्त खड़े हैं। हमारे देश की संसद इस तरफ है और हमारे देश के तमाम मंत्रालयों के दफ्तर दूसरी तरफ। लेकिन आज ये तय हो रहा है, जो कि कल वोटिंग के जरिए तय होगा, कि क्या इस देश का जो राजनीतिक नक्शा है वो हमेशा के लिए बदलेगा या नहीं बदलेगा। ये भी तय होगा कि राजनीतिक पार्टियां किधर खड़ी रहेंगी। ये भी तय होगा कि जब 2029 के मई महीने में नतीजे निकलेंगे तो क्या वाकई 33% महिलाएं इस देश की संसद में कदम रखेंगी। ये तय होगा कि राजनीतिक पार्टियों की नीयत क्या है महिलाओं के आरक्षण को लेकर। सोचिए, 7 से ज्यादा दशकों का इंतजार किया है महिलाओं ने, और ये सवाल आज इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि ऐसी स्थिति इसी राजनीतिक व्यवस्था ने गढ़ी। इस राजनीतिक व्यवस्था ने ये परिस्थिति गढ़ी जिसमें आजादी तो थी महिलाओं को भी उसी तरह से पुरुषों की तरह चुनाव लड़ने की, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में पुरुषों का वर्चस्व ये सुनिश्चित करता रहा कि महिलाओं को टिकट ही ना मिले, और धीरे धीरे उनकी हिस्सेदारी कम होती चली गई। आज इन तमाम राजनीतिक पार्टियों का इम्तिहान इस नजरिए से भी है कि वो देश की संसद में खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन क्या वो 33% अगर ये बिल नहीं भी पास होता है 2029 के चुनाव में 33% महिलाओं को कम से कम अपनी अपनी पार्टियों से टिकट देंगे? क्योंकि अभी ये जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। इस बात का भी इम्तिहान हो रहा है कि अगर इस देश का राजनीतिक परिदृश्य बदलना है, परिसीमन से सीटें बढ़नी है, तो क्या ये परिसीमन विधेयक पास हो पाएगा? सोचिए, लोकसभा की आज दिन भर की गहमा गहमी, हमारे देश की संसद गर्म थी,
आज दोनों तरफ से अपने अपने तौर तरीके से हर कोई दूसरे को घेरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मूल मुद्दा सिर्फ इतना है कि क्या महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व इस संसद में मिलेगा? क्या उन सीटों को तय कर दिया जाएगा जहां पर महिलाएं ही चुनावी मैदान में उतरेंगी, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, और वहां से सांसद बनेगी तो एक महिला ही, क्योंकि हर पार्टी को उस सीट पर एक महिला को ही टिकट देना होगा। आखिर इन बातों से इतनी घबराहट क्यों है? 7 दशकों से ज्यादा तक तो आपने इसको टाला ही। अब जबकि ये लागू होने के कगार पर है, तो क्या किसी ना किसी वजह से इधर उधर की बातें करके इसको फिर से टाल दिया जाएगा 2034 के चुनाव के लिए? आज इस बात का भी इम्तिहान होगा कि अगर इस देश में राजनीतिक तस्वीर और राजनीतिक नक्शा बदलना है, जिसमें महिलाओं की हिस्सेदारी हो, उनके फैसलों का महत्व हो, उनकी बातों का दमखम हो, उनकी नीतियों को सुनिश्चित किया जाए, वो जो सोच रखती हैं, जो वो परिवार कल्याण से लेकर हर मुद्दे पर सोच रखती हैं, इस देश के विकास को लेकर जो रोड मैप उनके मन में है, क्या वो कभी इसको उतार पाएंगे? आप अनेकों साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स और सोशल रिपोर्ट्स जब दुनिया की पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ना सिर्फ महिलाएं बेहतर नेतृत्व करती हैं, यानी लीडरशिप क्वालिटी उनमें है, बल्कि इसी के साथ साथ अपने काम के प्रति उनकी ईमानदारी बहुत ज्यादा है। तुलनात्मक तरीके से अगर आप देखेंगे तो किसी भी काम के प्रति उनका समर्पण, उस काम को उसके अंजाम तक ले जाना और अच्छे से काम को करना, हर चीज को समेट कर उसकी परिणति तक पहुंचाना, ये महिलाओं का सबसे बड़ी खूबी होती है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इन दिनों जब ये आप देख रहे हैं कि गर्मी अब धीरे धीरे तेज हो रही है राजधानी दिल्ली में, तो सियासी पारा भी बढ़ रहा है। हर पार्टी इसको अपने अपने रंग में रंगने की कोशिश कर रही है, क्योंकि परिसीमन को लेकर पहले से ही, चाहे वो एसआईआर की प्रक्रिया हो, जिसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव जो इंटेंसिव रिवीजन होता है इलेक्टोरल रोल का, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से लेकर डीलिमिटेशन यानी परिसीमन, जो हम विस्तार से आपको समझाएंगे, इन दोनों ही मुद्दों पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। और आज सवाल यही बन रहा है कि इस घेरने और न घेरने, बचने के इस पूरे लुका छिपी के खेल में कहीं महिलाओं का ये 33% आरक्षण 10 सालों के लिए आगे न बढ़ जाए, ये कम से कम 29 में लागू हो। ये इस बात को भी सुनिश्चित करेगा कि जो बच्चियां आने वाले वक्त में स्कूल, कॉलेज और आगे बढ़ेंगी, उनके मन में भी एक सपना होगा कि मेरे लिए भी ये मुमकिन है। अब सिर्फ 13% नहीं, अब सिर्फ 13.6% ही नहीं, अब 33% महिलाएं इस देश की संसद तक पहुंचेंगी। अब आपको एक एक करके ये बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, सरकार क्या चाहती है और विपक्षी दलों की आपत्ति आखिर क्या है। ये विशेष सत्र क्यों बुलाया गया? महिला आरक्षण बिल 2029 में लागू हो सके, इसके लिए 3 विधेयक पेश किए गए, लेकिन सबसे ज्यादा फांस और आप जिसको कह सकते हैं मामला अटक रहा है, वो है परिसीमन विधेयक को लेके, क्योंकि परिसीमन होगा, सीटें बढ़ेंगी, 815 राज्यों में 35 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 850 सीटें, तभी ये महिला आरक्षण कानून अभी 2029 के जो चुनाव बस आने वाले हैं उसमें लागू होगा। ये बताएंगे कि इन फैसलों का देश की महिलाओं पर, आपके वोट पर क्या असर होगा और क्या जनसंख्या के आधार पर सीटें बांटने से दक्षिण भारत के राज्यों की अहमियत वाकई कम हो जाएगी, या इस मुद्दे पर सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। ये पूरी कहानी उस कानून के इर्द गिर्द घूमती है जिसे साल 2023 में मोदी सरकार ने संसद के दोनों सदनों से पास कराया था। इसका नाम था नारी शक्ति बंधन अधिनियम। इस कानून में यह प्रावधान हुआ कि देश की संसद और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं को मिलेगा पूरा का पूरा 33% आरक्षण, यानी लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभाओं में जितनी भी कुल सीटें होंगी, उनमें से 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। अब ये कानून उस वक्त बन तो गया, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। सरकार ने कहा कि ये लागू तब होगा जब देश में परिसीमन यानी डीलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी होगी। अब ये परिसीमन क्या होता है? सरल शब्दों में कहें तो अब जब चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं को
भाई अभी क्या है, एक चुनावी क्षेत्र है, उसकी सीमा तय की गई है। अगर इन सीमाओं को फिर से निर्धारित किया जाए, यानी सीमा को बदला जाए, अलग अलग ज्यादा सीटें बनाने के लिए अलग अलग क्षेत्र बनाए जाएं, तो उसको ही परिसीमन कहते हैं, उस प्रक्रिया को परिसीमन कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि देश के सभी लोगों के वोट की ताकत बराबर रहे। उदाहरण के लिए, अगर किसी राज्य में एक सांसद कम लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, तो वहां पर हर वोट, आपका वोट, हमारा वोट ज्यादा ताकतवर होगा। और जहां एक सांसद बहुत ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, वहां पर क्या होगा, आपकी वोट की कीमत कम होगी। इससे लोकतंत्र का असली विचार कमजोर होता है। हम कहते तो हैं कि देश के हर नागरिक के वोट की ताकत बराबर है, लेकिन चुनावी क्षेत्रों में जनसंख्या के असंतुलन से ऐसा होता नहीं है। अब सरकार परिसीमन से इसी असंतुलन को हटाना चाहती है। वो महिला आरक्षण को लागू करने के लिए परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करना चाहती है। इसके लिए लोकसभा में तीन बिल पेश हुए। 2 बिल प्रमुख हैं। पहला बिल है लोकसभा की सीटें बढ़ाने के लिए, सिंपल भाषा में, और दूसरा बिल परिसीमन के लिए जनसंख्या की परिभाषा में बदलाव करने के लिए। और इसी पर विपक्ष आपत्ति जता रहा है। विपक्ष का कहना है कि वो महिला आरक्षण के साथ है, लेकिन परिसीमन के खिलाफ है। खिलाफ इसलिए है क्योंकि परिसीमन हुआ तो उत्तर भारत के राज्यों की सीटें बढ़ जाएंगी, दक्षिण भारत के राज्यों की सीटें कम रहेंगी। लेकिन सरकार कुछ और कह रही है। सरकार का कहना है कि किसी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा। अब आप सोचेंगे कि जब सरकार विपक्ष की आपत्तियों को गलत बता रही है, तो फिर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? इस हंगामे का कारण है परिसीमन बिल को लेकर एक अस्पष्टता। इस बिल में यह स्पष्ट नहीं है कि सीटें जनसंख्या के हिसाब से बढ़ेंगी या ये सीटें सभी राज्यों में समान रूप से 50% बढ़ाई जाएंगी। हालांकि आपको बता दें, आज गृह मंत्री, हम आपको सुनाएंगे, गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ कहा है कि राज्यों में 50% सीटें बढ़ेंगी। अब हर राज्य में अगर ये होगा तो दक्षिण के राज्यों के साथ कोई भेदभाव की गुंजाइश नहीं रहेगी। देखिए, कर्नाटक से बीजेपी के लोकसभा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा है कि सीटें समान रूप से सभी राज्यों में 50% बढ़ेंगी और इस हिसाब से किसी भी राज्य के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि अगर ऐसा है तो बिल में आपने इस बात को क्यों नहीं लिखा है? अब ये बात मायने क्यों रखती है, उसे आप इस टेबल से समझिए। अगर जनसंख्या के हिसाब से सीटें बढ़ाई जाती हैं तो इससे उत्तर भारत के राज्यों को ज्यादा फायदा होगा, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि नहीं होगा। लेकिन अगर पहले के सेंसस के हिसाब से, 11 के सेंसस के हिसाब से होता है, उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें 80 से बढ़कर हो जाएंगी 140। वो कैसे? इनमें 60 सीटों की वृद्धि होगी। ये जनसंख्या के आधार पर होगा 11 के सेंसस से। जबकि तमिलनाडु की जनसंख्या कम होने की वजह से उनकी सीटें 39 से बढ़कर 51 होंगी और वहां 12 सीटें ही बढ़ेंगी। ये तब होगा जब सीटें जनसंख्या के हिसाब से बढ़ाई जाएंगी। और अभी दक्षिण भारत के राज्य इसी वजह से इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये उनके लिए सजा जैसा होगा। उनके राज्यों की जनसंख्या इसलिए कम है क्योंकि उन्होंने इसे नियंत्रित किया। भाई, उनको सजा क्यों मिले? जिन राज्यों ने जनसंख्या को कम बढ़ने दिया, उनकी अगर सीटें कम होती हैं तो उन्हें तो सजा देना जैसा होगा। जबकि जो राज्य अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करने में फेल हो गए, उनकी सीटें ज्यादा बढ़ जाएंगी। यही कहते हुए इस परिसीमन का विरोध हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये बात पहली बार कही जा रही है। 50 साल पहले, साल 1976, जब परिसीमन की प्रक्रिया 25 साल के लिए रोकी गई थी, तब भी इसके पीछे यही तर्क दिया गया था। उस वक्त की सरकार ने कहा था कि जिन राज्यों की जनसंख्या धीरे बढ़ी, उनकी सीटें कम बढ़ेंगी, तो ये उनके साथ अन्याय होगा। 2001 में जब ये डेडलाइन खत्म हो गई, तब इसे और 25 सालों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। कह दिया गया कि 2026 तक परिसीमन नहीं होगा, जितनी सीटें उतनी ही रहेंगी। अब 26 में मौका आया है। इस बार मोदी सरकार ने कहा कि वो परिसीमन को बिल्कुल टालना नहीं चाहती। ज्यादा से ज्यादा लोगों के वोटों की ताकत हो, कम लोगों पर एक सांसद हो तो बेहतर काम होगा। इसका कारण यह है कि अभी सीटें 1971 की जनसंख्या के अनुपात में बटी हुई हैं। यानी 1971 में जब भारत की जनसंख्या 55 करोड़ थी, तब के हिसाब से आज की लोकसभा सीटें तय होती हैं।
जबकि आज तो देश की आबादी आप सोचिए कहां 145 करोड़ हम हो चुके हैं। अब यहाँ ये बात तो सही है कि अगर जनसंख्या के हिसाब से सीटें बढ़ती हैं तो इससे कम जनसंख्या वाले राज्यों को नुकसान होगा, उनकी सीटें कम बढ़ेंगी, ज्यादा जनसंख्या वाले राज्यों की सीटें ज्यादा बढ़ेंगी। लेकिन यही बात है जो आज देश की संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया। अगर सभी राज्यों में समान रूप से, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे तमिलनाडु हो, केरल हो, ओडिशा हो, झारखंड हो, पूर्वोत्तर के राज्य हो, राजस्थान हो, अन्य राज्यों, सभी जगहों पर समान रूप से 50% सीटें बढ़ती हैं तो ऐसा नहीं होगा। तब अनुपात में उत्तर प्रदेश की भी उतनी ही सीटें बढ़ेंगी जितनी तमिलनाडु की बढ़ेंगी। जैसे 50% सीटें बढ़ने पर उत्तर प्रदेश की सीटें कितनी होंगी? 80 का आधा लीजिए 40 और 80 में जोड़ दीजिए 120 सीटें हो जाएंगी। यानी उसकी 40 सीटें बढ़ेंगी, जबकि जनसंख्या के हिसाब से उनकी 60 सीटें बढ़ रही हैं। लेकिन इस फॉर्मूले के तहत सिर्फ 40 ही बढ़ेंगे तो हो जाएंगी 80 की जगह 120 सीट। इसी तरह तमिलनाडु को देखिए कैसे फायदा हो रहा है। तमिलनाडु भी 50% लोकसभा सीटें बढ़ती हैं तो उसकी जो सीटें हैं वो 39 से 59 हो जाएंगी, यानी इसमें 20 सीटों की वृद्धि होगी। जबकि जनसंख्या के हिसाब से अगर होता तो तमिलनाडु की सिर्फ 12 सीटें बढ़ रही हैं। कहने का मतलब यह है कि जनसंख्या के हिसाब से सीटें बढ़ी तो कम आबादी वाले राज्यों को नुकसान होगा, लेकिन अगर समान रूप से 50% सीटें सभी की बढ़ा दी जाती हैं तो फिर ये नुकसान नहीं है। अब इन दोनों में परिसीमन के लिए कौन सा फॉर्मूला अपनाया जाएगा, ये फिलहाल के लिए स्पष्ट करने को आज कई लोगों ने देश की संसद में कहा, लेकिन विपक्ष बार बार यही पूछ रहा था कि आखिर आपने इसको बिल में कहां डाला है। सरकार कह रही है कि सीटों का बंटवारा एक ही अनुपात में होगा, बराबर बराबर होगा। यहां सरकार संविधान के अनुच्छेद 81 का हवाला दे रही है। यह अनुच्छेद कहता है कि हर राज्य को मिलने वाली सीटें ऐसी हों कि उसकी जनसंख्या और सीटों का अनुपात अभी राज्यों में लगभग समान रहे। इस हिसाब से देखें तो आज सरकार ने जो बिल पेश किया है उसमें लोकसभा की सीटें लगभग 50% ही बढ़ाने का प्रस्ताव है। अभी कुल लोकसभा सीटें 550 है, जिन्हें सरकार ने 850 करने का प्रस्ताव रखा है। यानी उसके हिसाब से परिसीमन के लिए सरकार ने लोकसभा की सीटें 54.4% बढ़ाने का फैसला किया। इससे 28 राज्यों के 530 लोकसभा सांसदों की संख्या 815 हो जाएगी। 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 20 लोकसभा सांसदों की संख्या 35 हो जाएगी। अभी उत्तर भारत के राज्यों में देश की 31% आबादी रहती है, 31%। लोकसभा सीटों में हिस्सेदारी 28% है। दक्षिण भारत के राज्यों में 20% आबादी रहती है, जिनकी लोकसभा सीटों में 24% हिस्सेदारी है। और आज गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बताया है कि परिसीमन होने से सीटों का यह अनुपात बिल्कुल नहीं बदलेगा। दक्षिण भारत के राज्यों में जहां 129 सीटें हैं वहां 195 सीटें हो जाएंगी और ये वृद्धि 51% होगी। यानी इस परिसीमन से दक्षिण भारत के राज्यों की सीटें घटेंगी नहीं, बल्कि अनुपात में उतनी ही रहेंगी जितनी अभी हैं। और इस बात की गारंटी प्रधानमंत्री मोदी ने भी दी है कि परिसीमन की प्रक्रिया में किसी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा। सुनिए। हम टुकड़ों में न सोच सकते हैं न टुकड़ों में हम निर्णय कर सकते हैं, और इसलिए निराधार रूप में, जिसमें कोई सच्चाई नहीं, रत्ती भर सच्चाई नहीं है, सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो बवंडर खड़ा किया जा रहा है, मैं आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस सदन में, इस पवित्र जगह से कहना चाहता हूं, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी।
तमिलनाडु इतने सारे लोग काले कपड़े पहनकर आए हैं। मैं तमिलनाडु की जनता को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी शक्ति कम नहीं होगी, बढ़ रही है। कुल मिलाकर दक्षिण का जो पूरा नैरेटिव बनाया जाता है उसको अगर हम सोचते हैं तो अभी 543 सीटों में जो आपके द्वारा बनाया गया है उसमें 129 सांसद इस सदन में बैठते हैं। मान्यवर, लगभग 23.76% दक्षिण के सांसदों का यहां शक्ति है। अब 50% वृद्धि होने के बाद 129 की जगह 195 सांसद बैठेंगे और उनकी शक्ति 23.97% मतलब 24% होगी। तो शक्ति बढ़ नहीं रही है, कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। तो कृपया आज पेश हुए बिलों में सरकार ने कुछ और बदलाव किए हैं, जैसे इसमें परिसीमन को जनगणना से अलग किया गया है। अब हर जनगणना के बाद परिसीमन जरूरी नहीं होगा। अब जब संसद चाहेगी तभी परिसीमन यानी लोकसभा की सीटों को बढ़ाया जाएगा। तो ये हुई पहली बात। इसके अलावा कौन तय करेगा? संसद ही ये भी तय करेगी कि सीटें बढ़ाने के लिए किस जनगणना के आंकड़े इस्तेमाल हों। इससे जनगणना की परिभाषा बदलेगी, जिसमें जनगणना का मतलब आखिरी जनगणना नहीं होगा। अब जनसंख्या वही मानी जाएगी जो सरकार तय करेगी। इससे होगा ये कि सरकार महिला आरक्षण को लागू करने के लिए 211 की जनगणना को लोकसभा की सीटों को बढ़ाने का आधार बना सकती है। और अगर ऐसा होता है तो फिर लोकसभा की जो प्रस्तावित 850 सीटें हैं वो 2011 की जनसंख्या के आधार पर बांटी जाएंगी और इसके लिए एक परिसीमन आयोग बनाया जाएगा। ये वही आयोग होगा जो सभी राज्यों को ये बताएगा कि आपके यहाँ कितनी लोकसभा सीटें बढ़ेंगी। जब परिसीमन के बाद लोकसभा में अधिकतम 850 सीटें हो जाएंगी तब इनमें 33% यानी 283 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ये इसलिए भी ऐतिहासिक होगा क्योंकि अभी लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 74 है और इनकी कुल सांसदों में हिस्सेदारी सिर्फ 13.6% है। ये 2019 की लोकसभा से भी कम है। 2019 में लोकसभा में 14.3% सांसद महिलाएं थी, गिर गया 13 पर आ गया 13%। अब पूरे भारत की जनसंख्या में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो 48.4% है। पुरुषों की हिस्सेदारी 51.6% है। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि देश की संसद में क्या हाल है। लोकसभा में महिलाएं सांसद कितनी? 13.6%। पुरुष कितने? 76.4%। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया जा रहा है और ये बहुत बड़ा, बहुत ऐतिहासिक कदम है। सोचिए, जुलाई का महीना होगा, मई का महीना होगा 2029 में, जब 33% महिलाएं कदम ताल करते हुए इस देश की संसद में मकर द्वार से प्रवेश करेंगी। ऐतिहासिक कदम इसलिए है क्योंकि अब तक संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व इसलिए कम नहीं था कि वो चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकती थी। हमारे संविधान के अनुच्छेद 325, 326 में तो स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि देश की वो सभी महिलाएं जो भारत की नागरिक हैं और जिनकी उम्र 25 साल या उससे ज्यादा है वो पुरुषों की तरह सभी तरह के चुनाव में भाग ले सकती हैं। लेकिन हमारे देश की पुरुष प्रधान राजनीति ने महिलाओं को उनका हक ही नहीं दिया, अपना हक तक नहीं लेने दिया। क्यों? क्योंकि पार्टियां टिकट ही नहीं देती हैं। और अब यह हक इन्हें आरक्षण के जरिए देना पड़ रहा है। महिलाओं को इस आरक्षण की जरूरत नहीं थी, उन्हें तो पूरे अधिकार था चुनाव लड़कर संसद पहुंचने का। लेकिन क्योंकि महिलाओं को कम टिकट दिए गए, महिलाओं का प्रतिनिधित्व राजनीतिक पार्टियों के फैसलों में कम था, इसलिए ना उन्हें टिकट मिले ना वो देश की संसद में पहुंची। उनका प्रतिनिधित्व बढ़ा ही नहीं। आपको जानकर अफसोस होगा कि आजादी से लेकर आज तक भारत की लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी कभी 15% तक भी नहीं पहुंची। साल 2000 से पहले तक महिलाओं की हिस्सेदारी 10% थी, उससे भी कम रहती थी, जो 2019 में सबसे ज्यादा 14.4% के स्तर पर पहुंची। लेकिन जो महिलाएं इस देश में आधी आबादी की हिस्सेदारी रखती हैं, उन्हें लोकसभा में इसकी आधी यानी 25% हिस्सेदारी भी नसीब नहीं हुई। 25% तो छोड़िए, ये हिस्सेदारी 15% भी कभी नहीं पहुंच पाई। और इसीलिए मोदी सरकार ये महिला आरक्षण का कानून लाई, जो वाकई ऐतिहासिक है। कम से कम इससे तो महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी।
ये कानून इसलिए भी जरूरी था क्योंकि अब तक चुनावों में महिलाओं को कमजोर उम्मीदवार मानकर उन्हें टिकट नहीं दिया जाता था, लेकिन महिलाओं ने ही अपनी ताकत दिखाई। जब ये तमाम राजनीतिक पार्टियों को दिखने लगा कि चुनावी नतीजे महिलाएं ही तय कर रही हैं अपने वोट के जरिए, तब उन्हें लगा कि महिलाओं को सामने लाने की अब जरूरत है। चाहे वो अपने हक में उनका वोट ही चाहते हो, चाहे उनको खुश करने के लिए ही ला रहे हो, लेकिन कम से कम अब इस पर ठोस कदम उठाए गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 9.5% महिलाओं ने हिस्सा लिया। 2019 में 9%, 2014 में 8%, 2009 में 6.8%, 2004 के लोकसभा चुनाव में 6.5% महिलाओं को ही टिकट दिया गया। ये आंकड़े क्या बताते हैं? ये आंकड़े बताते हैं कि राजनीतिक पार्टियों ने कभी महिलाओं को राष्ट्रीय राजनीति में आगे आने के समान अवसर नहीं दिए। ये भी तब हुआ जब हमारा संविधान महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले चुनाव लड़ने से रोकता नहीं था। हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों ने दागियों को, बाहुबलियों को, कुख्यात अपराधियों को चुनाव लड़वाया, देश की संसद में बिठाया, लेकिन महिलाओं पर भरोसा नहीं दिखाया। 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने वाले दागी नेताओं की हिस्सेदारी 33.9% थी, लेकिन महिला उम्मीदवार, उनकी हिस्सेदारी 9.5%। 2019 में भी लोकसभा चुनाव लड़ने वाले दागी उम्मीदवारों की हिस्सेदारी 32.4%, लेकिन महिलाओं की उम्मीदवारी की हिस्सेदारी 9%। अब सांसद चुनकर आ गए, तब तो स्थिति और खराब हो गई। आज मौजूदा लोकसभा में 392 सांसद दागी हैं, जो 72.7% है, जबकि महिला सांसद सिर्फ 74 है, जो 13%। आप खुद सोचिए, हमारे देश की सभी पार्टियों ने दागी नेताओं को चुनाव लड़ाना सही समझा, लेकिन महिलाओं को हर बार कम करके आंका है। ऐसे में जब महिलाओं को पुरुष प्रधान राजनीति में मौके मिल ही नहीं रहे थे, तब जाकर महिला आरक्षण की ये व्यवस्था लानी पड़ी। साल 2004 से लेकर 2024 के आखिरी लोकसभा चुनाव तक बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, सीपीएम, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, किसी पार्टी ने महिलाओं को ज्यादा टिकट नहीं दिए। 33% तो नहीं ही दिए। बीजेपी ने 2004 से 24 के बीच औसतन 11.2% महिलाओं को ही लोकसभा चुनाव में टिकट दिया। कांग्रेस ने 11.5%, बीएसपी ने 6.7%, सीपीएम ने 11.6%, टीएमसी ने 28.9%, समाजवादी पार्टी ने 15.3%, डीएमके ने पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में औसतन 9.1% महिलाओं को लोकसभा चुनाव लड़ाया। यानी हर राजनीतिक पार्टी ने यही माना कि महिलाएं उनके चुनाव में उनको जीत नहीं दिला सकती। यहां एक कड़वा सच ये भी है कि जो पुरुष नेता राजनीतिक खानदानों से नहीं होते, उन्हें तो एक बार के लिए लोकसभा चुनाव में मौका मिल भी जाता है, लेकिन जो महिलाएं राजनीतिक खानदानों, परिवारों से नहीं होती, उन्हें ना के बराबर मौके मिलते हैं, टिकट मिलता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 74 महिलाएं सांसद बनी, जिनमें 39 यानी 66.2% राजनीतिक खानदानों से थी। अब समझे हम क्या कह रहे हैं। 2019 में 78 महिलाएं सांसद बनी, उनमें से 31 यानी 40% महिलाएं राजनीतिक खानदानों से। 2014 में 63 महिलाएं सांसद बनी, जिनमें 43% राजनीतिक खानदानों से थी, जबकि पुरुष सांसदों में यही आंकड़ा सिर्फ 19% था। 2004 में भी 45 महिलाएं सांसद बनी, 58% राजनीतिक खानदानों से, जबकि पुरुष 498 पुरुष सांसद बने, जिनमें सिर्फ 16% राजनीतिक खानदानों से थे। ये आंकड़े बताते हैं कि अगर पुरुष राजनीतिक खानदानों से ना हो तो तब भी उनके सांसद बनने की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन अगर महिलाएं राजनीतिक खानदानों से ना हो तो उन्हें टिकट के लिए भी कोई नहीं पूछता। इससे ये चिंता भी पैदा होती है कि क्या भविष्य में कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये जो 33% आरक्षण मिल भी रहा है महिलाओं को, वो राजनीतिक परिवारों से आने वाली महिलाओं को सशक्त तो बना देगा, लेकिन जो आम महिलाएं हैं वो कहीं फिर से वंचित ना रह जाएं। हमारे देश में पहले भी पंचायत के चुनाव में महिलाओं की भागीदारी के नाम पर ऐसी राजनीतिक व्यवस्था प्रभावी रही है, जिसमें आरक्षण की वजह से हर सरपंच तो महिलाएं चुनी जाती हैं, लेकिन सत्ता पति के हाथों में होती है। आज भी ये होता है। पंचायत चुनाव में आपने इस तरह के बहुत सारे पोस्टर जरूर देखे होंगे, जिसमें आरक्षित सीट पर महिला उम्मीदवारों के लिए उनके पति द्वारा वोट की अपील की जा रही है। इन्हें सरपंच पति कहा जाता है।
इसीलिए आज सवाल है, इस महिला आरक्षण से ऐसी व्यवस्था ना बन जाए, इसका लाभ गैर राजनीतिक परिवारों की महिलाओं को भी मिले, ये हमारी चिंता है। ये पार्टियों को सुनिश्चित करना होगा। इसके अलावा आपको ये भी देखना होगा कि दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, वहां महिलाओं का सशक्तिकरण आरक्षण से नहीं हुआ है। आरक्षण कमजोर वर्ग को दिया जाता है। महिलाएं कमजोर नहीं है, उनको भागीदारी कम दी जाती है, उनको मौके कम दिए जाते हैं। हमारी महिलाएं तो इस पुरुष प्रधान राजनीति में पीछे धकेली गई। आप ब्रिटेन को देखिए, जहां राजनीति में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है, लेकिन फिर भी महिला सांसदों की हिस्सेदारी 40.5%। इसी तरह अमेरिका, महिला आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं, वहां भी महिला सांसदों की हिस्सेदारी 28.7% है। इसी तरह फ्रांस में यही आंकड़ा 36.2% है, जर्मनी में 35.7%, कनाडा में लगभग 31% और इटली में 32.8% महिला सांसद है। चिंता ये पैदा होती है कि भविष्य में अगर ऐसी स्थिति बनी रहती है कि परिवारों से ही लोग आकर काबिज हो जाएंगे, तो फिर दुखद स्थिति होगी। अमेरिका में भी रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी महिला नेताओं को कम करके नहीं आती। वहां इन दोनों प्रमुख पार्टियों की तरफ से महिला नेताओं को राजनीति में आगे बढ़ाया जाता है और उनसे नहीं पूछा जाता कि वो किसी राजनीतिक परिवार से हैं या नहीं है। फ्रांस में भी महिला आरक्षण नहीं है, लेकिन वहां पार्टियों को पुरुष और महिला उम्मीदवार लगभग बराबर चुनने होते हैं, वरना उनकी फंडिंग में कटौती हो जाती है। जर्मनी में भी महिला आरक्षण नहीं है और वहां राजनीतिक पार्टियां कोटा तय करके महिलाओं को टिकट देती हैं। आज सवाल यही है, यही व्यवस्था कनाडा में देखिए। इन देशों से हम ये सीख सकते हैं कि महिला आरक्षण के साथ राजनीतिक पार्टियों में पुरुष प्रधान राजनीति की सोच को बदलना होगा। अगर महिला आरक्षण के बाद भी चुनाव में महिलाओं को टिकट देते समय राजनीतिक खानदान से हो या नहीं हो, ये पार्टियां सोचेंगी। कौन महिला जिता सकती है, किसके पास पैसा है, कौन परिवार से आता है पॉलिटिक्स के, तो फिर पूरा जो इसका लक्ष्य है वही कहीं ना कहीं मुश्किल पड़ जाएगा। समाज की जो वंचित गरीब महिलाएं हैं, उनका उत्थान कैसे होगा? नटशेल में कहीं तो महिला आरक्षण का कितना सदुपयोग होगा, ये हमारी राजनीतिक पार्टियों पर निर्भर करता है, उनकी नीयत पर निर्भर करता है। ये बात इसलिए भी है, कह रहे हैं क्योंकि दुनिया के कई देशों में महिला आरक्षण का लाभ आम महिलाओं को सही से नहीं मिला, जैसे मेक्सिको, अर्जेंटीना, कोस्टारिका, निकरागुआ, बोलिविया। महिलाओं को 50% आरक्षण वहां पर मिलता है। रवांडा, तंजानिया, केन्या, नेपाल, अल्बानिया, महिलाओं को 33% आरक्षण मिलता है। यहां तक कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, उनकी राजनीति में भी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन फिर भी इन देशों में आम महिलाओं के जीवन में ज्यादा सुधार नहीं आया है। इसलिए नहीं आया क्योंकि वहां राजनीतिक पार्टियों की जो सोच थी वो खानदानों से जुड़ी थी। भाई पॉलिटिकल फैमिली से अगर कोई महिला आती है तो उसको टिकट दे दो। राजनीतिक खानदानों की महिलाओं को ही आरक्षण का लाभ मिला। हमें लगता है कि आज हमें इस देशों को केस स्टडी मानकर आगे बढ़ना चाहिए। ये सभी राजनीतिक पार्टियों का कर्तव्य है कि वो हर वर्ग, हर तबके, सभी महिलाओं को मौका दे और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाकर भारत को मजबूत करें। आपको शायद ये बात पता नहीं होगी कि अगर सही तरीके से हर वर्ग की महिलाओं की हिस्सेदारी राष्ट्रीय राजनीति में बढ़े तो उस देश में खुशहाली और तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में महिलाओं की आधी आबादी है, लेकिन संसदीय व्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी 26.5% और मंत्री पद में उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 22.9% है। अब क्योंकि राजनीतिक ताकत महिलाओं और पुरुषों में बराबर बटी हुई ही नहीं है, इसीलिए इससे रोजगार के मौके प्रभावित होते हैं। महिलाओं को कम मौके मिलते हैं, पुरुषों के मुकाबले कम वेतन मिलता है और इससे आर्थिक विकास धीमा पड़ता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि अगर राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी 30% भी हो जाए तो इससे देश का आर्थिक विकास बढ़ाया जा सकता है। संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी 10% भी बढ़े तो जीडीपी ग्रोथ रेट लगभग 0.7% बढ़ता है। जहां महिला सांसद ज्यादा होती हैं, वहां रोजगार के समान अवसर, चाइल्ड केयर, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी नीतियां ज्यादा बनती हैं और वहां भ्रष्टाचार कम होता है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक रोजगार में लैंगिक भेदभाव खत्म हो तो इससे दुनिया की जीडीपी में जानते हैं $12 ट्रिलियन यानी 11% की वृद्धि हो सकती है। यही नहीं, इससे महिलाओं के खिलाफ अपराधों की रिपोर्टिंग 44% तक बढ़ सकती है।
और जहां संसदीय राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 1/3 होती है, वहां उस देश में भ्रष्टाचार भी कम होता है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना कितना जरूरी है। प्रतिभाशाली महिलाओं को राजनीति में लाने से कैसे देश का भाग्य बदल सकता है। आज संसद में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बिल के पक्ष में अपनी बात रखी और कुल 7 बड़ी बातें उन्होंने कही। प्रधानमंत्री मोदी ने गारंटी दी कि परिसीमन से दक्षिण भारत के राज्यों की सीटें और उनका प्रतिनिधित्व कम नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों द्वारा काले कपड़ों में किए गए विरोध पर कहा कि ऐतिहासिक बिल को किसी की बुरी नजर ना लगे, इसीलिए विपक्ष ने खुद ही काला टीका लगाने की जिम्मेदारी निभा दी है। इस बिल का श्रेय किसे मिले, इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। उन्होंने विपक्ष को ब्लैंक चेक ऑफर करते हुए कहा कि वो बिल पास कराएं। सरकार विज्ञापन देकर सारा क्रेडिट विपक्ष को देने को तैयार है। ब्लैंक चेक है, आप इसको कैश कराइए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यहाँ कुछ लोगों को लगता है कि इसमें मोदी का पॉलिटिकल सेल्फ इंटरेस्ट है। अगर वो इस बिल का विरोध करते हैं तो स्वाभाविक है कि मुझे पॉलिटिकल फायदा होगा, लेकिन अगर वो साथ चलेंगे तो किसी को कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं होगा, सब में बंट जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि माताओं बहनों के प्रति एक वचन है। विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब महिलाएं डिसीजन मेकिंग में 33% की साझेदार होंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने संकेत दिया कि सरकार जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया को तेज करेगी ताकि 2029 के लोकसभा चुनाव तक महिला आरक्षण और नई सीटों का प्रावधान जमीन पर उतर सके। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि महिला आरक्षण की जरूरत 25-30 साल पहले ही महसूस हो चुकी थी और तभी इसे लागू कर देना चाहिए, लेकिन समय के अनुसार सुधार करना ही लोकतंत्र की जिम्मेदारी है। सुनिए। अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं। अगर तमिल में कोई अच्छा शब्द हो तो वो भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जब नीयत साफ है तो फिर शब्दों का खेल करने की हमें जरूरत नहीं है जी। मैं लाइटर में मैं जरूर कहना चाहूंगा, हर एक के अपने राजनीतिक कारण होते हैं और पराजय का डर जरा हैरान करने वाला होता है, लेकिन अपने हाथ जब कोई भी शुभ काम होता है उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका लगाने की परंपरा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं काला टीका लगाने के लिए। यहां कुछ लोगों को लगता है इसमें कहीं न कहीं मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है। देखिए, इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा, ये लिख के रखो, किसी को नहीं रहेगा, क्योंकि फिर अलग पहलू हो जाता है, फिर किसी को फायदा नहीं होगा। जैसे ही ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो क्रेडिट की चिंता है क्या है जी, ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं कि साथियों, हम भ्रम में न रहे, हम उस अहंकार में न रहे कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं। जी नहीं, उसका हक है। अब हमने
कई दशकों से उसको रोका हुआ है, आज उसका प्रायश्चित करके हमें उस पाप में से मुक्ति पाने का यह अवसर है। हालांकि परिसीमन के विरोध में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने काला झंडा लहराया है। उन्होंने बिल की प्रतियां जलाई, ये कहा कि ये कानून तमिलों को उनकी ही जमीन पर शरणार्थी बना देगा। ये आगे अब पूरे द्रविड़ भूभाग में अगर फैलती है, ये भी एक चिंता की बात है, क्योंकि जिस तरह से अभी वहां पर चुनाव है देखिए तमिलनाडु में, और उनका ये कहना है कि आग अब पूरे भूभाग में फैलेगी यहाँ पर और बीजेपी के अहंकार को यही आग खत्म करेगी। यानी अब इस मुद्दे को एम के स्टालिन तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में भुनाना चाहते हैं, जहां इसी महीने की 23 तारीख को मतदान होना है। सुनिए। प्रतिरोध की आग पूरे तमिलनाडु में फैलने दो। मैंने इस काले कानून की प्रति जलाकर और इसके खिलाफ काला झंडा लहराकर विरोध जताया है। ये कानून तमिलों को उनकी ही जमीन पर शरणार्थी बनाने की कोशिश करता है। ये आग पूरे द्रविड़ क्षेत्र में फैलेगी और भड़केगी। दूसरी तरफ संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि डीलिमिटेशन को लेकर दक्षिण भारत में भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, गृह मंत्री अमित शाह के बीच भी लोकसभा में काफी तीखी बहस हुई। अखिलेश यादव ने पूछा कि महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं का क्या? इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। अगर अखिलेश यादव को इस पर मुस्लिम महिलाओं की चिंता है तो अपनी पार्टी की सारी सीटों पर मुस्लिम महिलाओं को चुनाव में टिकट क्यों नहीं दे देते? सुनिए। अध्यक्ष महोदय, अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आधी आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या मुस्लिम महिला आधी आबादी में नहीं आती हैं? नहीं होनी ना देंगे। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। अखिलेश यादव 33% महिला आरक्षण में मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की मांग तब कर रहे हैं जब पिछले कई चुनाव में उन्होंने खुद मुस्लिम महिलाओं को ज्यादा टिकट नहीं दिए हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी में 20% मुस्लिम है, लेकिन लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने सिर्फ एक मुस्लिम महिला को ही चुनाव में उतारा, जिनकी कुल हिस्सेदारी 1.6% होती है। यानी अखिलेश यादव खुद मुस्लिम महिलाओं को चुनाव में टिकट नहीं देते और महिला आरक्षण में उनके लिए अलग से आरक्षण की मांग कर लेते हैं। इस सब के बीच दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्ष की एक पूरी बैठक बुलाई गई। इसमें करीब 20 दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। इसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मौजूद थे। उधर शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत ने यह कहा कि इस बिल पर 2029 में अमल होगा, लेकिन सरकार ने विशेष सत्र तब बुलाया है जब 5 राज्यों में चुनाव है। सरकार कह रही है, हालांकि आपने देखा है पहले असम वगैरह में वोटिंग खत्म हो चुकी है, ये राजनीतिक नहीं बल्कि सैद्धांतिक है। सुनिए। अभी भी आप बिल पास करने के बाद अगर शर्त भर के लिए मान लो तो अमल कब होगा? 2029 में ना। वर्षा का सत्र आता ना अभी जुलाई में, जून जुलाई में, किसने कहा था बिल मना किया था? किसी ने वर्षा सत्र बिल आते? विशेष अधिवेशन क्यों बुलाया? वहां चुनाव राजनीतिक नहीं है, सैद्धांतिक है क्या? आपका भाषण सैद्धांतिक है, राजनीतिक है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री मोदी के काले टीके वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार मौजूदा 543 लोकसभा सीटों में से महिलाओं को 33% आरक्षण क्यों नहीं दे देती? सुनिए। इन्हीं 543 लोकसभा क्षेत्रों में से महिलाओं को 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया? अगर पद खोने का डर नहीं है तो कुछ लोग अपना पद खो लें। इसी में से एससी एसटी का जो दर्जा है, एससी एसटी में महिलाओं का आरक्षण 33% हो जाए, 1/3 आरक्षण हो जाए, ओबीसी का भी उचित आरक्षण हो जाए।
आज पारित हो सकता है, शुभ काम भी हो जाएगा, बेवजह प्रक्रियाहीन परसीमन से देश का नुकसान भी नहीं होगा और काला टीका भी काम आ जाएगा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने गृह मंत्री अमित शाह पर भी कटाक्ष किया और ये कहा कि संसद में राहुल गांधी का मजाक उड़ाने वाला सत्ता पक्ष घर जाकर उनकी बातों पर अमल करने के बारे में सोचते हैं। सुनिए। 2018 में आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने मोदी जी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने कहा कि ये महिला का जो आरक्षण है ये 2019 तक लागू हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ आकर प्रधानमंत्री जी राहुल जी का मजाक तो बना लेते हैं, लेकिन घर जाके उनकी बातों पर गौर करते हैं, क्योंकि हम आज उसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। अब हम अगली खबर का रुख करते हैं। हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण से जुड़ी द टीसीएस स्टोरी का पार्ट 2 दिखाते हैं। कल हमने आपको नासिक के टीसीएस ऑफिस में चल रहे धर्मांतरण रैकेट के बारे में बताया था, जहां टीम लीडर के तौर पर काम कर रहे मुस्लिम लड़के कंपनी में काम करने वाली जरूरतमंद हिंदू लड़कियों से दोस्ती करते, छेड़छाड़, मानसिक, शारीरिक रूप से उनको परेशान करके मुसलमान बनने के लिए कहते थे। आज हम इस खेल की मास्टरमाइंड के बारे में आपको बताएंगे, जो अभी तक फरार है। इस मास्टरमाइंड का नाम है निदा खान और ये फरार है। ये मुस्लिम लड़की टीसीएस की नासिक ब्रांच की एचआर मैनेजर थी। जबरन धर्मांतरण और हिंदू लड़कियों के शोषण पर लड़कियों को ही दोष देने वालों को बताना जरूरी है कि मुस्लिम लड़कों को छेड़छाड़ और यौन शोषण का लाइसेंस एचआर मैनेजर निदा खान ने ही दिया। निदा खान इस पूरे मामले में आरोपियों की रक्षक, हिंदू लड़कियों की भक्षक के तौर पर काम कर रही थी। जो भी हिंदू लड़की इन मुस्लिम लड़कों से परेशान होकर शिकायत करने गई, निदा खान ने उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी देकर चुप करवा दिया। निदा ने किसी भी पीड़ित की शिकायत को कभी दर्ज ही नहीं होने दिया। ये जो निदा खान है, उस कंपनी में एचआर मैनेजर की तरह नहीं बल्कि एक मौलाना की तरह थी। वो वहां पर हिंदू लड़कियों को इस्लामिक रीति रिवाज अपनाने के लिए कहती थी। इस रैकेट का खुलासा होते ही वो फरार हो गई है। अब निदा खान को कंपनी के मुस्लिम लड़कों ने खास कोड नेम दिया था। ये लड़के निदा खान को डेयर डेविल और दबंग मैम कहते थे। निदा खान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की हिंदू लड़कियों को भर्ती करती थी। क्योंकि वो एचआर मैनेजर थी, वही तय करती थी किसको नौकरी मिलेगी। तो वो देखती थी जो गरीब तबके की लड़की है उनको नौकरी देती थी। फिर मुस्लिम लड़कों के साथ मिलकर उन्हें पूरे फंसाने की प्लानिंग करती थी। हिंदू लड़कियां निदा खान से बहुत डरती थी, क्योंकि वो अक्सर उन्हें मुस्लिम बन जाने, हिजाब पहनने के लिए धमकाती थी। ऊपर से नौकरी छूट जाने का डर। यही नहीं, निदा खान हिंदू लड़कियों को हिजाब पहनने के तरीके सिखाती थी। जो लड़की मुस्लिम युवकों के चंगुल में नहीं आती थी, वो उसे सार्वजनिक रूप से बेइज्जत करती, बार बार शिफ्ट टाइमिंग, वीक ऑफ बदल कर परेशान करती थी, हरास करती थी। और तो और, अगर वो छुट्टियां मांगे तो छुट्टियां उनकी अप्रूव नहीं करती थी। एक पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि जब वो छेड़छाड़ की शिकायत लेकर निदा खान के पास गई तो उसने उस लड़की को चुप रहने के लिए धमकाया। कहा कि ये सब तो होता रहता है, कॉमन बात है। आप हैरान होंगे जानकर कि केवल हिंदू लड़कियों को ही टारगेट नहीं किया गया था। इस मामले में अभी तक 12 पीड़ित सामने आए हैं, जिसमें एक हिंदू युवक भी शामिल है। हमारे पास उस पीड़ित हिंदू लड़के की शिकायत की कॉपी है। उसका आरोप है कि मुस्लिम लड़के उसे नमाज और कलमा पढ़ने के लिए कहते थे, उसे मुस्लिम टोपी पहनकर आने और फिर नॉनवेज खाने का दबाव डालते थे। ये मुस्लिम लड़के उसकी पत्नी पर भी अश्लील टिप्पणियां करते थे। पीड़ित हिंदू लड़के ने अपनी शिकायत में कहा है कि वो एक धर्मगुरु के सत्संग से जुड़ा था और रुद्राक्ष की माला पहनता था। इसे देखकर आरोपी तौसीफ और दानिश उसे अक्सर धार्मिक बहस में उलझाते थे। वो कहते थे कि क्या हिंदू धर्म में भगवान सच में होते हैं, क्या उसने भगवान को देखा है। वो ये कहते थे कि हिंदू भगवान जैसा कुछ नहीं होता, केवल अल्लाह होते। ये मुस्लिम लड़के अक्सर उसके सामने भगवान शिव, मां पार्वती, गणेश जी के जन्म से जुड़ी हिंदू धार्मिक मान्यताओं का मजाक उड़ाते थे। ये मुस्लिम लड़के हिंदू देवी देवताओं के रंग रूप का मजाक उड़ाया करते थे। ये लोग हिंदू देवी देवताओं को चरित्रहीन कहते थे। आरोप है कि ईद के दिन आरोपी तौसीफ पीड़ित हिंदू लड़के को अपने घर ले गया और वहां जबरदस्ती उसे मुस्लिम टोपी पहना। इसके बाद उसे नमाज पढ़ने के लिए दबाव डाला, फिर उसकी तस्वीर ली। आरोप है कि ऑफिस में एक बार तौसीफ, दानिश शेख, शाहरुख शेख और रजा मेमन ने उस पर कलमा पढ़ने का दबाव डाला और जब उसने मना किया, कलमा ना पढ़ने पर बुरे परिणाम भुगतने की धमकी दी।
एक बार पिता के बीमार होने पर इन मुस्लिम लड़कों ने उससे कहा कि अगर वो मुसलमान बन जाएगा तो उसके पिता ठीक हो जाएंगे। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट पे इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और जरूरी नहीं कि सबकी नजरों में अच्छे ही बनो। कुछ लोगों की आंखों में खटकने का भी अपना मजा है। नमस्कार।